उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिससे संबंधित विभिन्न सेक्टर्स का जीवीए आकलन करने हेतु प्रदेश में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण जैसे आसूस, PLFS, NSS, ASI संचालित हैं। इन सर्वेक्षणों से प्रदेश में संचालित विकास उन्मुख योजनाओं में हो रहे निवेश के दृष्टिगत विनिर्माण, व्यापार एवं अन्य सेवा क्षेत्र में परिलक्षित विकास की वास्तविक स्थिति के अनुरूप आंकड़े संग्रहित हो रहे हैं। वैज्ञानिक पद्धति से परिवार चुने जाते हैं। परिवारों के आधार पर निर्धारित प्रश्नावली से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इन आंकड़ों का प्रयोग नीति निर्धारण और आर्थिक नियोजन में प्रयोग किए जाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 4 विभाग हैं। एक है SDRD जो इंस्ट्रक्शन बनाता है, गाइडलाइन जारी करता है। दूसरा FOD जो फील्ड और तरह के सर्वे कराता है। तीसरा है DPD जो आंकड़े एकत्रित होते हैं उसको प्रकाशित करता है, मतलब स्क्रूटनी करता है, प्रकाशित करता है। अब इसके अंतर्गत हमारे जो सर्वे हैं, सबसे पहला हमारा जो सर्वे आता है, एक है जिसको हम लोग कहते हैं आसूस, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज सर्वे। ये है, इसमें छोटे गैर निगमित उद्यम होते हैं, उनसे हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। जिसमें जैसे आप देखते हैं छोटे दुकानदार है या छोटे बिजनेसमैन, व्यापारी है, रिक्शा चालक है, इन सबसे जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, उनसे सरकार ये विभिन्न प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? ये जो एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज है, इसका उद्देश्य इसमें ये है कि बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है जिसमें बहुत ज़्यादा रोजगार की संभावना है और इससे भारत सरकार रोजगार का रहन सहन जान सकती है और साथ में ही इसमें इनका भारत सरकार में इनका GDP में कितना योगदान है और इनका GBA में कितना योगदान, ये सब इसी सर्वे के माध्यम से हम लोग जानकारी एकत्रित करते हैं। अब इसमें 3 सेक्टर को हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्या है कि जो उसमें कुछ निर्माण करते हैं, जैसे कुम्हार है, मिट्टी से घड़ा बनाता है, एक लोहार है, लोहे से कुछ औजार बनाता है। ये विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें छोटे व्यापार मतलब उद्यम बनाते हैं। अगला है व्यापार। व्यापार जो खरीद, इसमें थोक व्यापार भी आता है, खुदरा व्यापार भी आता है। और जैसे इसके अंतर्गत अन्य सेवाएं जैसे शिक्षा, वकील, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सेवाएं से हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। एक सर्वे आता है पीरियडिक लेबर फोर्स, आर्थिक श्रम बल सर्वे। इस पे हम लोग, ये 6ठा राउंड चल रहा है। इसमें त्रैमासिक हम लोग क्या करते हैं कि सर्वे में 3-3 महीने के अंतराल में इसको रिविजिट करते हैं। फिर इसमें ये देखा जाता है कि कितना रोजगार या बेरोजगार में कितना परिवर्तन आया, कितना, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? PLFS में सबसे पहले वर्कर पॉपुलेशन रेशो जानना, लेबर फोर्स पार्टीशन कितना है, कितने हमारे युवा वर्ग है, कितने रोजगार में और अपने अर्थव्यवस्था में लगे हैं, और तीसरा इसमें बेरोजगारी दर क्या चल रहा है। PLFS सर्वे में हम सबसे पहले इसमें जानते हैं पारिवारिक विशेषता क्या है, श्रम में कितने प्रकार के परिवार रहते हैं, उनकी क्रियाकलाप क्या है, चाहे वो स्वरोजगार है या रोजगार है या अन्य व्यवसाय करते हैं। और इसमें हम रोजगार में इनके काम के घंटे कितने, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है और कितना कमाते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं सर्वे के माध्यम से। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्वे है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, जिसको हम कहते हैं उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण। यहाँ एक उद्योगों के बारे में एक बहुत बड़े मतलब साइंटिफिक तरीके से इसमें उद्योगों के बारे में एक जानकारी एकत्रित करते हैं। इसको हम बैलेंस शीट के माध्यम से एकत्रित करते हैं। इसमें हम वो फैक्ट्रियां लेते हैं
जो फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है 1948 में, और ये जो सर्वे है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के अंतर्गत किया जाता है। इसमें हम लोग वो फैक्ट्रियां लेते हैं जो 1948 में धारा 2M1 और 2M2 के अंतर्गत रजिस्टर्ड थी, और इसमें धारा 85 के अंतर्गत वो फैक्ट्री में शामिल है जिसमें 20 से कम वर्कर और शक्ति प्रयोग किया जाता है और 40 से कम और व्यक्तियों की संख्या है इसमें। इसके साथ साथ हम इसमें वो फैक्ट्री में शामिल करते हैं जो के कैपिटेटिव इलेक्ट्रिसिटी और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज में रजिस्टर्ड नहीं होती है। इसके अलावा हम डिफेंस फैक्ट्रीज है और सरकारी जो डिपार्टमेंटल स्टोर है हम उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में वो फैक्ट्री में शामिल होते हैं जिसमें 100 से अधिक वर्कर भी होते हैं, जो धारा 2M1 और 2M में रजिस्टर्ड तो नहीं है पर 7 एक्ट में किसी एक एक्ट में शामिल है, चाहे 1956 एक्ट हो या 1948 एक्ट या शॉप एंड कॉमर्शियल एक्ट या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या कोऑपरेटिव सोसाइटी या खादी ग्राम उद्योग या अन्य उद्योग निदेशालय से रजिस्टर्ड है। अब उद्योगों का सर्वेक्षण करते तो हमें रिकॉर्ड क्या चाहिए होते, हम इसमें सबसे पहले बैलेंस शीट लेते हैं ताकि हमारा डाटा एक रिलायबल हो। इसके लिए हम बैलेंस शीट लेते हैं, पीएल अकाउंट लेते हैं, इवन रोजगार के संबंध है हम इनका मास्टर रोल या इसमें अटेंडेंस शीट या वेतन रजिस्टर्ड या पीएफ रजिस्टर, ग्रेजुएटी रजिस्टर, इनसे भी हम कंसल्ट करते हैं। ये हमारा जो आंकड़े एकत्रित करने का 2021 और 22 का ये वर्ष चल रहा है, वित्तीय वर्ष, इसमें हम लोग आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या क्या जानकारी लेते हैं अपने उद्योगों के सर्वेक्षण में। सबसे पहला उनके एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट और लेबर कॉस्ट कितना लग रहा है, कितनी प्राप्तियां एसेट्स मतलब इनकम मतलब क्या रिसिप्ट हो रहा है और एक्सपेंस कितना खर्च हो रहा है। साथ में हम लोग इसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड कंजम्पशन आइटम होता है वो कितना लग रहा है, कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है और कितनी क्वांटिटी लग रही, चाहे वो इंडिजिनियस हो या इंपोर्टेड है, इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करते हैं। साथ में इतना सेल क्वांटिटी, मैन्युफैक्चर्ड और क्वांटिटी सेल ये भी लेते हैं और साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस भी कलेक्ट करते हैं। अब इसमें हम लोग अब जैसे हमारी यूनिट क्या है, एक गांव में जैसे एक क्षेत्र में गए तो फैक्ट्री है तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक यूनिट बन गई। अब कोई रिपेयर कर रहा है तो इसमें हम वर्कशॉप ले लेते हैं और इसके अलावा कोई एजेंसी है तो हम अंडरटेकिंग लाइसेंस वाला उनको करते हैं। साथ में हम इसमें जॉइंट रिटर्न फैक्ट्री भी लेते हैं। जॉइंट रिटर्न वो फैक्ट्री होती है जिसमें सेम ओनर हो और सेम स्टेट में हो और साथ में उनका जो एनआईसी कोड होता है वो 3 डिजिट सेम होता है। अब इसमें हम लोग कवरेज क्या लेते हैं, हम किस को शामिल करते हैं वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में। सबसे पहला हम उनको शामिल कर, ये पूरे भारत में चलता है और इसमें हम लोग धारा 2M1 और 2M2 1948 एक्ट में रजिस्टर्ड उनको हम कवर करते हैं। फिर इसमें 1948 की धारा 85 के अंतर्गत उनको कवर करते हैं। ये हमारा एसआई का सर्वे था। अब इसके साथ में हमारा एनएसएस का एक और सर्वे चल रहा है, समाज आर्थिक। सरकार ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संगठन में गरीबी उन्मूलन के लिए एसडीजी गोल बनाए थे। अब इसमें 79th राउंड में सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया जा रहा है जिसके अंतर्गत हम लोग ने इसमें 2 सर्वे चल रहे हैं। एक है कैम्प्स कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे, व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वे, जिसके अंतर्गत जो हमारे एसडीजी गोल है उसको अचीव करने की कोशिश की गई। जैसे इसके अंतर्गत सैनिटेशन, सफाई, साथ में इसमें 50 चलाते हैं इसमें सैनिटेशन एसडीजी गोल वाला इसमें लगा दिया। अब इसमें सबसे पहले
स्वतः पेयजल, सैनिटेशन, इसके बारे में हम लोग ने जानकारी एकत्र करने की कोशिश की। साथ में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारे पास कितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, वुमेन्स के पास कितना एरिया हम नेटवर्क से, कितना मोबाइल नेटवर्क एरिया कवरेज हुआ, ये सब जानकारी कवर करें। साथ में जो फॉर्मल सेक्टर बैंकिंग, कितने लोगों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, अकाउंट्स है, ये सब जानकारी हम अपने सर्वे के माध्यम से कलेक्ट कर रहे हैं। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनका सिविक अथॉरिटी में बर्थ रजिस्ट्रेशन कितना प्रतिशत है, ये भी जान रहे हैं। साथ में हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस कितना लोगों का, 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, और इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के एजुकेशन में कितना भागीदार है युवा लोग, इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इस सर्वे के साथ साथ एक और सर्वे आयुष मंत्रालय के अंतर्गत चल रहा है। आयुष मंत्रालय क्या है कि जो इन्होंने हमारे जो भारत सरकार में, ये हमारे देश में जो प्राचीन औषधि सिस्टम है, जिसको आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, सिद्धा, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी, इसको मिला के एक मंत्रालय बना है आयुष। उसी के डिमांड पे ये सर्वे साथ में करवाया जा रहा है, जिसपे हम ये देख रहे हैं कि आयुष के बारे में लोगों को कितनी जानकारी है। दूसरा, ये लोग आयुष पद्धति में कितना व्यय किया जा रहा है, किस तरह जो सेवाएं प्रयोग कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए, और तीसरा टिकाऊ वस्तुएं किस तरह के इस्तेमाल की जा रही है, इसके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग ने केवल पारिवारिक उपभोग व्यय के बारे में व्यय करने की मतलब जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की गई। ये तो दूसरा समाज आर्थिक सर्वे जो 2 थे, ये हमारे 79 नाम के समाज आर्थिक सर्वे, जिसका कैंप्स और ये सर्वे था, साथ में पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वे था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये भी सर्वे सेंट्रल द्वारा कराया जाता है। इसमें हमारे यहाँ हाथरस से 3 मार्केट है, एक है सिकंदराबाद और एक हाथरस की और एक हमारी मुरसान की है, जिसके अंतर्गत हम लोग समय समय पर हर महीने कुछ वस्तुओं का मूल्य संग्रहण करते हैं, जिसका प्रयोग जो रूरल प्राइस है वो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ का जो परचेजिंग पावर क्या है, साथ में वहाँ का लेबर का क्या स्टेटस है, उसके बारे में जानकारी करते हैं। और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो शहर का है, इस पे हम लोग परचेजिंग पावर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, महंगाई देखते, इसमें कंपेयर के लिए कितना महंगाई बढ़ा या घटा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वह सूचकांक है ये जो किसी आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में होने वाली वृद्धि या कमी को माप करता है। हमारे जनपद में ये इसका जो वर्गीकरण है, इसमें 3 तरह के उद्योग लिए जाते हैं, खनन, विनिर्माण और बिजली। खनन जनपद हाथरस में होता नहीं है और बिजली का ही प्रोडक्शन नहीं है, केवल मैन्युफैक्चरिंग का है, यानी कि इंडस्ट्री यहाँ पर है। तो जनपद में इसमें इस इंडेक्स के लिए 7 कारखाने चयनित हैं, 7 में से 2 बंद हैं, केवल 5 कारखानों से ये सूचना ली जाती है। अगली स्लाइड, आगे इसमें दिया है भवन निर्माण संबंधी आंकड़े। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन भारत सरकार नई दिल्ली के प्रयोगार्थ निम्न आंकड़ों को प्रभाग द्वारा जनपदीय अर्थम संख्या अधिकारी के माध्यम से एकत्र कर ब्रिक्स सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल पर ऑनलाइन डेटा एंट्री किया जाता है, जिसे प्रभाग मुख्यालय द्वारा परीक्षणों उपरांत अनुमोदित करते हुए राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है। इसमें नए आवासीय संपत्तियों की सर्किल दरें, यानी हाथरस में या शहरी क्षेत्र में जो सर्किल रेट है यानी गवर्नमेंट की तरफ से वो भी दिए जाते हैं। दूसरा, बाजार दरें, यानी कि उस समय उसकी कीमत कितनी है, यानी सरकारी रेट हो गया, एक आपका प्राइवेट रेट हो गया, और यहाँ पर भवनों का किराया कितना है। ये 3 तरह के आंकड़े हमारे जनपद से भी जाते हैं, जबकि ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मात्र 34 जनपदों के 35 नगर चयनित हैं, जिसके आंकड़े पर निरीक्षण कर ब्रिक्स सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन फिर किया जाता है।
इसी कड़ी में भवन निर्माण संबंधी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भाव, यानी ये 3 महीने में एक बार लिए जाते हैं। ये प्रदेश के 75 जनपदों से भवन निर्माण संबंधी त्रैमासिक फुटकर भाव, ये मजदूरी की दरें संग्रहित कर ये भी ब्रिक्स सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन फीड की जाती हैं। आगे वाला जो है वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर 3 लाख, यानी हमारे जो जनपद की जो नगर पालिका है हाथरस, उसकी आबादी 3 लाख से अधिक नहीं है, इसलिए इस भाव के लिए ये चयनित नहीं है। नीचे वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों के जारी किए गए भवनों की अनुमति पूर्णता प्रमाण पत्र, प्रदेश के 56 जनपदों के 63 नगर चयनित हैं, जिनमें अनुमति व पूर्णता प्रमाण पत्र के आंकड़े एकत्र कर ये भी ब्रिक्स सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन फीड किए जाते हैं। अंत में अल्प आय समूह हेतु निर्मित आवास के भवन निर्माण लागत सूचकांक, ये प्रदेश के सभी जनपदों से एकत्रित होके जाते हैं। अगली स्लाइड पर देखें आप जो है ग्रामीण व नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक, ये भी हमारे कार्यालय के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। ये नगर और ग्रामीण दोनों जगह से आते हैं। जो नगरीय भाव हैं इसमें भी 2 तरह के हैं, जनपद मुख्यालय से कृषि और गैर कृषि उपभोक्ता भाव सूचकांक, जिसमें 101 मदों के आंकड़े लिए जाते हैं, और फुटकर भाव 316 मद हैं, इसमें 316 आइटमों के भाव लिए जाते हैं। ये प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह कर प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित किए जाते हैं। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र से प्रत्येक विकासखंड के चयनित ग्राम बाजार से प्रत्येक माह के प्रथम बाजार दिवस के कृषि और अकृषि उपभोक्ता भाव सूचकांक 99 मद है एवं फुटकर भाव 320 मदों को संग्रहित कर प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है। इसमें हमको बस ये बताना है कि ये जो आंकड़े लेने के लिए हमारे कोई भी कर्मचारी हैं, यानी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी लेने के लिए जाते हैं, तो मार्केट में जैसे भाव सही तरीके से कोई देना नहीं चाहता, उनको लगता है कुछ खरीद नहीं रहे हैं, इसलिए उनको भाव सही मत बताइए, यानी या तो कम बता देंगे या ज़्यादा बता देंगे। तो बस इसकी अगर जागरूकता बढ़ेगी तो हमारे आंकड़े यानी भाव संबंधी आंकड़े एकदम सही आएंगे। तो जो हमारी सरकार के लिए जो आकलन करना है कि महंगाई कितनी बढ़ी या घटी, इसी पर डिपेंड करती है पूरे तरीके से। आगे इसमें जो भाव दिए वो हमारे जनपद संबंधित नहीं है। अगली स्लाइड पर दिया है सतत विकास लक्ष्य। इसमें दिया है कि दुनिया में व्याप्त जटिल चुनौतियों का सामना करने, वैश्विक सोच को व्यापकता प्रदान करते हुए सामूहिक रूप से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में 193 सदस्य देशों, नागरिक समाज, विभिन्न हितधारकों द्वारा विश्व के सामने व्याप्त चुनौतियों पर विस्तृत विचार विमर्श करके SDG की परिकल्पना की गई, जिसमें 17 गोल्स और 169 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया। SDG का दायरा बहुत ही व्यापक है। सतत विकास लक्ष्य का प्रमुख लक्ष्य सब जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना, भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। ये सतत विकास लक्ष्य 2016 से शुरू हुआ है और ये 2030 तक इसको पूरा करना है। इसमें जो भी लक्ष्य दिए हैं उन सभी को 2030 तक हासिल करना है। हमारे जनपद से 28 विभागों से 200 इंडिकेटर पर ये सूचना एकत्रित की जाती है और SDG UP डैशबोर्ड पर फीड की जाती है। जैसे जैसे ये प्रगति बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे जनपद की या हमारे स्टेट की या हमारे देश की भी स्थिति सुधरती चली जाती है। इसमें कुछ डाटा आगे दिया हुआ है, यानी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक समीक्षा 2023 की प्रगति के अनुसार गरीबों का जीवन स्तर सुधारने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हमारे उत्तर प्रदेश में 3,42,00,000 लोगों से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं तथा प्रदेश की आबादी में गरीबों का परसेंट जो 2015-16 में 37.68% था, जो कि वर्ष 19-21 में घटकर 22.93% हो गया है।
अगली स्लाइड पर स्थानीय निकायों का आय व्यय वर्गीकरण, ये भी जीडीपी के आकलन में प्रयोग किए जाते हैं। राज्य आय अनुमान, राज्य आय अनुमान, इसमें राष्ट्रीय आय, राज्य आय, जिला आय यानी तीनों तरह की आय तैयार की जाती है। ये आंकड़े हमारे जनपद की सभी 9 नगर पालिका, नगर पंचायत और जिला पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र से चयनित 60 ग्राम पंचायतों के आंकड़े लिए जाते हैं, जो कि ये कैश बुक के आधार पर तैयार किए जाते हैं। इसमें चालू प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ जो केंद्र राज्य से होती हैं, चालू व्यय, पूंजीगत व्यय और अन्य निधियों से प्राप्त धनराशि के आय व्यय की सूचना संग्रहित की जाती है। इसका भी प्रयोग जीडीपी तैयार करने में किया जाता है। अगली स्लाइड जो दी है, जिला सकल घरेलू उत्पाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा इसमें दिया हुआ है और आज की जो कार्यशाला हो रही है उसका संबंध इसी से ज़्यादा है। यानी कि जो प्रदेश की मंशा है या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो संकल्प है उनका कि प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाना है। इसमें कुछ डेटा दिया है। इसे जो पहला जो डेटा है, इसमें 3 सेक्टर दिए हैं। पहले सेक्टर में जो कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन, इसमें फसलें, पशुधन, वानिकी और लट्ठा बनाना, मत्स्यन एवं जलीय कृषि और दूसरा इसका पार्ट है खनन और उत्खनन। तो प्राइमरी सेक्टर में जो जीडीपी के आंकड़े जो दिए हैं, इसमें आप देखिए 5027 करोड़ है 19-20 में, ये जनपद हाथरस का डेटा है। 20-21 में बढ़कर ये 6854 करोड़ हो गया और 21-22 में बढ़कर ये घट करके 5445 करोड़ है। आगे इसमें दे रखा है कि जनपद में कृषि सेक्टर का यानी पहले प्राइमरी सेक्टर का जो अंश है वो 38.48 है। इसी प्रकार दूसरा जो द्वितीय सेक्टर है, इसमें निर्माण, विद्युत, गैस, जल संपूर्ति, अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण कार्य इसमें आते हैं। ये भी डेटा आप देखिए, 19-20 में 2147 करोड़, 20-21 में 2116 करोड़, थोड़ा सा घट गया, लेकिन 21-22 में 2447 करोड़ हो गया। यानी यहाँ पर निर्माण कार्य पर लोगों ने ज़्यादा पैसा खर्च किया है। इसी प्रकार ये निचला जो सेक्टर है, नीचे वाला तृतीयक सेक्टर, इसमें व्यापार, मरम्मत, होटल, जलपान गृह, दूसरा परिवहन, संगठन तथा संचार, परिवहन में रेलवे, अन्य साधनों द्वारा परिवहन, भंडारण, संचार तथा प्रसार संबंधी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं, 10वां लोक प्रशासन और रक्षा, अन्य सेवाएं, ये तृतीय सेक्टर है। इसके भी डाटा देखिए, इसका 19-20 का जो दिया है 6029 करोड़, 20-21 में 5741, यानी यहाँ पर माइनस वो घट गया और ये 21-22 में जाकर के 6259 करोड़ हो गया। इन सबका जो योग दे रखा है, दो मूल्य हैं बुनियादी मूल्यों पर, यानी कि ये कहना चाहिए आपको 2011-12 के आधार पर है। और इसमें तीसरा जो आगे दिया है जिला स्केल उत्पाद बाजार मूल्यों पर, यानी कि इस समय जो रेट चल रहा है उसके आधार पर है ये। अगर इसको हम 1 ट्रिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 19 ट्रिलियन आ रही है। 19 ट्रिलियन यानी 19.16 ट्रिलियन ये रुपए में आ रही है, मगर हमें इसको बनाना है $1 ट्रिलियन। और $1 ट्रिलियन करेंगे तो $1 कीमत आज की तारीख में लगभग 82 रुपये है। तो यह सीधी बात है कि हमको अपने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ाकर या उसमें वृद्धि करके या अपने आप को सुधार करके यानी 82 लाख करोड़ तक हमको ले जाना है। जो इसमें लगभग 20 लाख आ रही है, इसको बढ़ा करके हमको 82 लाख करना है। और ये भारत की इकोनॉमी जो 236 लाख आ रही है, ये लगभग 410 लाख तक हमको ले जाएंगे, तब हमारा लक्ष्य पूरा होगा। आज की इस कार्यशाला से जो आपसे हमको यही अपेक्षा है कि इसलिए यहाँ पर आपको बुलाया गया कि जितने प्रकार के जो सर्वे हमारे इलाके द्वारा या भारत सरकार द्वारा जो कराए जाते हैं, जो भी सर्वेक्षणकर्ता फील्ड में जाते हैं, उनको पूरा सहयोग मिलना चाहिए। यानी आपको इसके बारे में ठीक है, यानी आप सभी को इसका फील्ड में जाकर या आपने जब भी आप किसी मीटिंग में भाग लेते हैं वहाँ जाकर के इसका प्रचार करेंगे। इसलिए हमने पीपीटी काफ़ी आप ही के लिए दिलवाई गई है, जिससे कि आपके पास रहेगी तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमने वहाँ जाकर के क्या क्या हमने देखा था या क्या सुना था। इन सभी जो सर्वेक्षण होते रहते हैं, इनके नाम भी इसमें दिए हैं, आपको भी इसकी जानकारी हो जाएगी और आपको पब्लिक में जाकर भी इनको बताना है।
अगर सब लोग इसके प्रति जागरूक रहेंगे तो फिर हमें जो डेटा प्राप्त करना है वो डेटा भी सही मिल जाएगा और डेटा भी पूरा मिल जाएगा। अगर डेटा पूरा मिलेगा और सही मिलेगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो यानी देश के स्तर में सुधार होगा। अब आगे इसी कड़ी में हमको अनुरोध है, मैं अनुरोध करता हूं कि जो हमारे जनपद अधिकारी हैं कि वो अपने विचार या सुझाव इस कार्यशाला के माध्यम से हमको दे सकते हैं। उनको भी रिकॉर्ड किया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे और भारत सरकार को भी जाएंगे। 1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं जिसमें 80 ट्रिलियन आज का ही डॉलर माना जाए, मतलब उसको कांस्टेंट माने, उसको आने वाले समय माने कि 2 साल तक कांस्टेंट रहेगा और वो करीबन 82 लाख करोड़, मतलब 4 गुना तक उसकी जो होगी। तो उसमें सर यहाँ पर हमें स्किल डेवलपमेंट का जो है, जो स्किल डेवलपमेंट है सर उसमें वर्क करते हुए ध्यान देना होगा जो आने वाले समय जो नीड है। और जो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार हर किसी के पास होता है, पर स्किल डेवलपमेंट में ग्रोथ इस समय मतलब जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत तेज करता है। तो इन दोनों में हमें ज़्यादा रखना होगा। वहीं पे जो एग्रीकल्चर का जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उस पर हमें डिपेंडेंसी और उस पर कम करनी होगी, वहाँ के लोगों को और ज़्यादा यहाँ बताना होगा ताकि रोजगार प्लस उनके साथ जो ग्रोथ है। कैसे होगी बताओ सर। आप रोजगार, आपने जो एग्रीकल्चर को कहा, एग्रीकल्चर को आप सेकंड लाइन में कैसे ला सकते हैं? एग्रीकल्चर हैज टू बी अ प्राइमर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया में इतनी बड़ी तादाद में हम लोग इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को। तो अगर हम लोग इस बात पर आते हैं कि हमें एग्रीकल्चर को साइडलाइन करके दूसरे इश्यूज को आगे साइडलाइन नहीं, लेकिन हमें जो प्रमोशन करना है, हमें एग्रीकल्चर को तो हम सेकंड रख ही नहीं सकते। वी हैव टू प्रमोट इट टू द फुलेस्ट। एग्रीकल्चर के साथ साथ आप उसके साथ साथ एलाइड आप चीजें करिए। एग्रीकल्चर को साइडलाइन नहीं करना। मैंने बोला सर एग्रीकल्चर में जो एक टर्म यूज किया जाता है ट्रैक्टराइजेशन, ठीक है, जिसमें उसको मशीनीकरण बोला जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा मशीन, ताकि हमारा जो कृषि हो वो स्मार्ट एग्रीकल्चर में आए सर। तो उस प्रोडक्शन की तरफ जाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो लगातार उतना ग्रोथ नहीं पा पाया, उसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान दूंगा ताकि वहाँ पे रोजगार भी सबसे ज़्यादा क्रिएट हो सके। आपका सर्वे जो होता है उसका कोई टाइमिंग रहता है क्या? सर्वे काफ़ी है, डिपार्टमेंट इसमें 5 सर्वे चला रहा है, 6 सर्वे चला रहा है। तो हमारा क्या है कि हमारी जितनी भी इनकम है वो हमारी इनकम स्टेट इनकम में शामिल हो पा रही है या नहीं, उस सर्वे के रिजल्ट वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं। मेन आसूस का जो सर्वे है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का सर्वे है, जो गैर कृषि क्षेत्रों में लगे हुए जो लोग हैं उनका सर्वे है और ये कम्प्लीटली भारत सरकार के द्वारा मतलब कराया जा रहा है। इसमें स्टेट का कोई रोल इसमें है नहीं, क्योंकि इसका जो सर्वे स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक। तो प्रदेश के करीब 880 ग्रामों को चयनित किया गया, जिसमें से 808 मतलब नगरीय खंडों को मतलब चयनित किया गया है। जो गैर कृषि कार्यों में लगे हुए लोग हैं उनका डेटा लगभग हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाता, इसीलिए सरकार ने ये प्लान किया है कि इसमें जो गैर कृषि कार्यों में लगे हुए लोग हैं उनका सर्वे किया जाए। और चूंकि राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए जो एक जीवीए का कैलकुलेशन किया जाता है उसके बेसिस पर इसमें नेट जो है एनएसओ के द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी लेखा NAD वो लेखा खातों के महत्वपूर्ण घटकों की गणना में मदद मिलती है। और इसमें 3 एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में शिक्षा, स्वास्थ्य और इनसे जुड़ी हुई जो गतिविधियां हैं जैसे ओला, उबेर जो कंपनी चलती है उनका डेटा हम लोगों को नहीं मिल पाता। ठीक है, PNFS एक ऐसा सर्वे है जो 2017 में पहली बार शुरू हुआ और ये छठा सर्वे है, जिसमें CMIS की रिपोर्ट को भी कोड किया जाता है। और इसमें जब भी हमारे इन्वेस्टिगेटर जाते हैं क्षेत्रों में तो बेसिकली वो देखते हैं, एक तो अर्बन एरियाज है और दूसरा ग्रामीण एरिया है। तो उसमें ग्रामीण एरिया में एक विजिट होगी 1 साल में, क्योंकि उसने 365 दिन में 180 दिन का अगर रोजगार मिला है उनको तो वो रोजगार में आएगा। अगर उसमें 182 दिन का रोजगार उनको नहीं मिला तो वो बेरोजगारी की दर में आ जाता है, जो कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो उसके जो रिजल्ट आना शुरू हुए तो लगभग 45 साल का सबसे बड़ी बेरोजगारी दर रजिस्टर्ड हुई थी। लगभग हमारे यहाँ
22% की बेरोजगारी दर थी। उसके बाद जैसे ही कुछ सुविधाएं मिलना शुरू हुई तो उसमें बेरोजगारी की दर में कमी आना शुरू हो गई। अब जैसे अर्बन एरिया की बात हम करेंगे तो उसमें क्या है कि इसमें दो विजिट होती है। एक तो अर्बन एरिया में पहली बार गया, फिर दूसरी बार 3 महीने में दोबारा जाएगा वो इन्वेस्टिगेटर। उसमें ये आकलन लगाया जाता है जब भी वो इन्वेस्टिगेटर जाता है तो 7 दिन में उसको कितने दिन रोजगार मिला। अगर 7 दिन में वो 1 घंटे भी रोजगार मिलता है तो हम ये मान लेते हैं वो व्यक्ति रोजगार में है। ऐसा PLFS के सर्वे में दिया गया और जिसका लगभग 25% हम दोबारा से वही यूनिट है, मतलब रिकॉल होती है इसमें, उन्हीं को सेकंड विजिट हमारा रहता है इसमें। तो PLFS है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसमें श्रम बल को देखना और कार्यबल को देखना, जिसके बिहाफ पे GBA का कैलकुलेशन किया जाता है। परिवार की विशेषताएं क्या है, परिवार का मुख्य क्रियाकलाप क्या है। कुछ लोग क्या है कि ईंट भट्टों पे भी काम करते हैं, उनका कहीं भी मतलब वो लोग रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लेकिन जब वो उनको 2 दिन रोजगार मिल गया, इसका मतलब सरकार का जो आंकड़ा कहता है और ये जो हमारा सर्वे कहता है, इसका मतलब ये कि वो व्यक्ति रोजगार में है। अच्छा, ये जो चीज जितने भी सर्वे की जो बात हुई है उसका उद्देश्य सिर्फ ये है, जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्थानीय स्तर पर जो प्रयास हमारे चल रहे हैं उसमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। जिसमें लगभग हम लोग सारे अधिकारियों से मैम इस पर रिपोर्ट कंपाइल करते हैं और इसमें जैसे ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो लोग आए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि हम लोग जो माल ढुलाई की सूचना भेज नहीं पा रहे, जिससे शासन को डाटा नहीं मिल पा रहा। कई मरतबा हम लोगों ने प्रयास किया और ये ऑपरेशन कायाकल्प 2 विभागों से मैम चल रहा है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग। बेसिक शिक्षा विभाग का डाटा हमें मिला और पंचायती राज का हमें नहीं मिल पाया अभी, तो आगे प्रयास करेंगे कि आपसे मिल जाएगा डाटा, तो शासन को मिल जाएगा। और एग्रीकल्चर विभाग से हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का डेटा हम लोग भेज रहे हैं। दूसरा, अभी बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे उनसे मैंने अनुरोध किया लेकिन वो शायद नहीं आ पाए हैं। हमें ये सूचना इसमें भेजनी थी कि 2021, 22 और 22-23 में कितने एडवोकेट ने रजिस्ट्रेशन किया है इस डिस्ट्रिक्ट, वो हमें नहीं मिला। कई मरतबा उनसे प्रयास किया गया लेकिन वो नहीं मिला, क्योंकि उस पर भी सरकार ये चाहती है क्योंकि वो भी तो इनकम क्रिएट करते हैं ना, तो उनका डेटा क्यों नहीं काउंट हो, इसीलिए। और कुछ एक डेटा और है जैसे PLFS वाला कुछ सर्वे से ही हम लोगों ने डेटा उसमें क्रिएट किया था, वो नहीं मिला। एक TO साहब का डेटा हमें नहीं मिल रहा मैम, क्योंकि कितने लोग हैं जनपद में जो सैलरी उनकी आहरित होती है, उनका एक डेटा का कैलकुलेशन हो और कितना अमाउंट है जो मंथली उनको जाता है, पैसा ट्रांसफर होता है, तो उसका एक मोटा मोटा कैलकुलेशन हमें चाहिए जिससे कि हम शासन को उसे भेज पाए कि इतना इनकम आता है और इतना मतलब एक्सपेंडिचर भी होगा उसके सापेक्ष। कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपेंडिचर में आती है। जब भी हम GBA का कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखते हैं कि GBA इज इक्वल टू होता है आउटपुट माइनस इनपुट, रिकवर करने के बाद आफ्टर देन वही तो आपका प्रॉफिट हुआ। तो यही मतलब GBA गवर्नमेंट चाहती है हमसे। कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर की फैक्ट्रियां हैं, कुछ हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। असंगठित क्षेत्र का डेटा हम लोग को नहीं मिल पाता, संगठित क्षेत्र का डेटा हमें मिलता है। मैम यहाँ अपने जनपद में 42 फैक्ट्रियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनका डेटा हम लोग रेगुलरली वहाँ भेजते हैं शासन को, जिसमें से करीब 4 इकाइयाँ अभी बंद पाई गई हैं, बाकी का डेटा जा चुका है 21-22 का। इसमें मैम हम लोग विद्युत विभाग से डेटा लेते हैं। ये उसमें देखा जा रहा है कि विद्युत विभाग में 2 महीने का कंपैरिजन है। अभी चूंकि हमने उन्हें अनुरोध किया गया तो उन्होंने हमें जून का डेटा नहीं दे पाए, वो उन्होंने हमें मई का डेटा दिया था जिसमें हमने कंपैरिजन किया, उसमें एनालिसिस करके भेजा है। ये देखा गया कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे अप्रैल टू मई तो ये पाएंगे कि विद्युत चोरी की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई। विद्युत चोरी की घटनाएं आप देखेंगे 361 थी अप्रैल में और 852 हो गई, 858 हो गई आपकी मई में। इसका मतलब विद्युत चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे डेटा हमारा फ्लक्चुएट हो रहा है। और मैम इसमें जो आप एक्शन साहब आए हैं जल निगम से, हमें वाटर जो सप्लाई कर रहे हो आप, कितने कनेक्शंस दे रहे हो रेगुलरली, उसका डेटा हमें रेगुलरली नहीं मिल पा रहा। आपसे अनुरोध है कि पिछले वाला डेटा हमें नहीं मिला है, क्योंकि आपने कहा कि लक्ष्य नहीं मिला है उसका, तो वो हमें डेटा मिल जाए, क्योंकि हम समय से उसको रिपोर्ट शासन को भेजना भी है।
और जितने भी ईओ साहब को इसलिए मैम बुलाया गया था क्योंकि इसमें 2021 और 21-22 मतलब 20-21, 21-22 का डेटा हम लोग एनालिसिस करके भेज रहे थे। कुछ लोगों का डेटा जैसे इनकम उनके यहाँ क्रिएट कैसे हो रही है, जो पैसा आ रहा है, प्लस वो लोग वर्क सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं, उनसे इनकम उनको हो रहा है, तो वो हमें इनकम का पार्ट कितना देखना है और एक्सपेंडिचर का क्या क्या है, वो हम चीज़ें इनकम और एक्सपेंडिचर ऑन बेसिस ऑफ कैशबुक और बैलेंस शीट के आधार पर हम डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम उसको भेज रहे हैं। लगभग हमारे पास 20-21 और 21-22 का मैम डेटा आया है जिसको हमने भेजा हुआ है। 21-22 तेज का मैम उस पर काम चल रहा है जो हमारे डिपार्टमेंट से ही होता है, जिसमें जिला पंचायत भी शामिल होता है मैम। जीएसटी विभाग से जो आए हुए लोग हैं उनसे हम रेगुलरली डेटा ले रहे हैं मैम। और जो होटल एंड रेस्टोरेंट्स के जो लोग हैं, खास सुरक्षा वाले खास तौर से उन सबसे अनुरोध किया गया था। हमें केवल ये मिला कि उसमें मई और जून में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ होटल एंड रेस्टोरेंट्स के लिए या एंटरप्राइजेस शुरू करने के लिए, जैसे परचून की दुकान को शुरू करना है तभी उनको रजिस्ट्रेशन वहाँ से लेना होता है, तो उसका डेटा हमें रेगुलरली मिल जाए। और एक महत्वपूर्ण और बात यह है कि यहाँ ये जो जितने भी हम और आप मोबाइल फोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि हमें एक तो इंटरनेट यूजर्स की संख्या नहीं मिल रही है जनपद में। हमने बीएसएनएल वालों से संपर्क किया, अधिकारी लोगों से, वो नहीं मिल पाया। हमने फिर पता चला कि जियो वाले हैं, एयरटेल वाले हैं, वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया, जब तक हमें हमारे हेडक्वार्टर से लोग नहीं बोलेंगे तब तक हम आपको यूजर्स की संख्या ऐसे नहीं दे सकते। ये बीटीएस टावर्स की संख्या होती है, मतलब कुछ एक टावर्स तो ऐसे हैं जो बीएसएनएल के टावर्स पे वो रन कर रहे हैं, दूसरे भी हो, मतलब एयरटेल का चल रहा है या आइडिया का चल रहा है, कुछ ऐसे टावर्स भी हैं, तो हमें ये पूरी संख्या उसमें नहीं मिल पा रही, कुछ मतलब प्राइवेट वेंडर्स के थ्रू उसको यूज़ किया जा रहा है। दूसरी एलडीएम साहब का एक बिंदु है इसमें, जिसमें सीडी रेशो हम देखते हैं। सीडी रेशो का अगर मैम कंपैरिजन करेंगे 2021 और 22 में 74.15 था, और जो कि घट करके 22-23 में अभी जो फ्लक्चुएट हो रहा है 66.59। इसका मतलब ये डिपॉजिट के सापेक्ष आपने क्रेडिट कितना किया है, ये हमारा कम हुआ है, इसको बढ़ना चाहिए। कोषागार से मैम सूचना नहीं मिल पा रही, उसमें अनुरोध कर लिया था उनसे। और इंटरनेट यूजर्स के बारे में, और यहाँ एक बिंदु होता खेलो इंडिया का मैम, तो खेलो इंडिया में जो स्टेडियम है उनकी सूचना हमें मिली थी, केवल 50 बच्चों को हम प्रशिक्षण यहाँ दे रहे हैं, जिसकी सूचना हमारे द्वारा मतलब उसको भेज दी गई है मैम। और मैम यहाँ टूरिज्म के बारे में थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा कि टूरिज्म में एम्यूजमेंट पार्क होते हैं कुछ, इनकी संख्या हमें पहले तो हम ही खुद नहीं जानते थे कि क्या है। जब हमने टूरिज्म वालों से संपर्क किया तो उन्होंने डेटा दिया। हमारे यहाँ जनपद में टूरिज्म के पार्क एक चल रहा है अभी, जो बालाजी रिसोर्ट के बगल में है। उन्होंने बताया कि कितने लोग यहाँ आते हैं, लगभग जितने लोग आते हैं हमारे पास जो अप्रैल और मई की सूचना थी उसके बेसिस पर ये कह सकते हैं वो लगभग 500 रुपये प्रति कैंडिडेट वो टिकट का शुल्क मतलब वसूल करते हैं। तो उसका डेटा अभी हमारे पास नहीं आ रहा। उनसे अनुरोध किया गया है कि आप इसको इनकम में भी शो करेंगे कि कितना आपके डिपार्टमेंट को इनकम क्रिएट हो रहा है, कि कितने लोग मतलब यहाँ ये बताया उन्होंने कि कोई विदेशी लोग मतलब फॉरेन लोग कोई भी विजिट नहीं कर रहे हैं इंडिया मतलब अपने यहाँ हाथरस डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि इसका कार्यालय आगरा में है, तो आगरा से वो सूचना हमें प्रोवाइड कराते हैं। बाकी यही था, थैंक यू। चलिए, इस कार्यशाला का जो उद्देश्य है वो सभी को पता है कि जैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए पूरा शासन का भी और प्रशासन का भी एक लक्ष्य बहुत दिन से चल रहा है, और ये माना जा रहा था कि बहुत सारा एफर्ट किया जा रहा है, बट जो डेटा है वो हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं। तो उसी के संबंध में सभी को जागरूक करने के लिए और सेंसिटाइज करने के लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी। तो संभवतः जो जो कमियां हैं लोगों को पता चली हैं, और जहाँ जहाँ से डेटा कैप्चर होना है उन लोगों को लूप में ले लिया गया है। यदि किसी को नहीं लिया गया तो अभी भी समय है, अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है, तो अलग से हम लोग उनसे बात कर सकते हैं। और जो लोग भी हैं उन्होंने पूरी वर्कशॉप अटेंड भी की है, तो आप लोग से जैसे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं, यूनियन के लोग हैं,
या अदरवाइज भी प्राइवेट पर्सनल्स हैं, तो आपसे यही अनुरोध है कि इसको एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए लोगों को अवेयर करें और बताएं कि इस डेटा को कैप्चर किए जाने से ऐसा नहीं है जो एक आदमी सरकारी सिस्टम में डेटा को नहीं आने देना चाहता है, उसे लगता है कि कहीं हमें कोई फंसने वाली बात ना हो जाए, हम क्यों रजिस्टर कराएं, क्यों हम उसमें फंसे, वो ना करें, क्योंकि इससे उनका ही लाभ है। और ओवरऑल पूरे जो देश पे ये बात हो रही है कि यूपी को हमें $1 ट्रिलियन इकॉनमी तक ले जाना है, उसकी बात है। तो आप लोग जितना इसमें सहयोग करेंगे उतनी जल्दी हम अपना वैल्यू और जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे।